प्यारे बच्चों, हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में पढ़ा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद का उदय हुआ और फ्रांस से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार फैला। अनेक राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ, लेकिन ये राष्ट्र राज्य अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के संसाधनों पर कब्जा करने लगे। इसी साम्राज्यवाद के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसी दौरान साम्राज्यवादी ताकतों के अधीन देशों ने आजादी के लिए संघर्ष करना शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत भी यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकत ब्रिटेन के अधीन था। प्रथम विश्व युद्ध में भारत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तेज हो गया। भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को कैसे बल मिला, इस अध्याय में हम यह जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रवाद का अर्थ जानते हैं, क्या होता है। जब लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना होती है तो यह राष्ट्रवाद कहलाता है। यह भावना विश्व के हर नागरिक में होती है और इसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतीकों, लोकगीतों और विचारों का सहारा लिया जाता है। इस पाठ के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को कैसे बल मिला। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था। भारत इंग्लैंड के अधीन था और भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ भी दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी। लेकिन जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो भारत में नए तरीके के राजनीतिक और आर्थिक हालात पैदा हुए। ये हालात कैसे थे, आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, युद्ध में ब्रिटेन का रक्षा खर्च काफी बढ़ गया था, क्योंकि हथियारों, सैनिकों के लिए रसद सामग्री इत्यादि खर्चे युद्ध के दौरान होते हैं। इन खर्चों को पूरा करने के लिए ब्रिटेन सरकार ने कर्जे लिए और इन कर्जों की भरपाई करने के लिए भारत में करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ाया गया और आयकर शुरू किया गया। आयकर का अर्थ होता है बच्चों, वेतनभोगी कर्मचारियों पर लगने वाला कर। अर्थात भारतीयों पर करों की भारी मार पड़ी। इसी के साथ 1913 से 18 के बीच कीमतें दुगनी हो गई और महंगाई काफी बढ़ गई। आर्थिक क्षेत्रों में मुसीबतों के अलावा अन्य मुश्किलें भी भारतीयों के सामने आई, जिसमें मुख्य रूप से पहला है, युद्ध के दौरान सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गांवों से सिपाहियों को जबरदस्ती भर्ती किया गया, जिसकी वजह से गांवों के लोगों में गुस्सा था। इसी के साथ 1918 से 21 के बीच भारतीय जनता को कई और समस्याओं का सामना करना पड़ा। कौन कौन सी समस्याएं हैं, देखिए बच्चों। 1918 से 19 और 1920 से 21 के बीच फसलें खराब हो गई, जिससे खाद्य पदार्थों की कमी हो गई और इसी दौरान फ्लू महामारी फैली, जिससे 120 से 130 लाख लोग मारे गए 1921 की जनगणना के अनुसार। इन सारी परिस्थितियों के चलते जब लोगों की समस्याएं बढ़ रही थी तो एक नया नेता सामने आया और लोगों के संघर्ष को एक नया रूप दिया। ये नए नेता कौन थे बच्चों? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। याद रखना है बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है दक्षिणी अफ्रीका। गांधी जी पहले दक्षिण अफ्रीका में थे। 1915 में जब वे भारत आए तो उन्होंने भारतीय जन आंदोलन को एक नया रूप दिया और इस रूप के लिए उन्होंने सत्याग्रह को एक हथियार बनाया। सत्याग्रह का अर्थ है बच्चों, सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी का मानना था कि अगर उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो अत्याचारी या अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। अर्थात अहिंसा के सहारे संघर्ष में सफलता पाई जा सकती है और जीत निश्चित है। गांधी जी का विश्वास था
कि अहिंसा का यह धर्म लोगों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया, वहां की नस्ल भेदी सरकार से टक्कर लेने के लिए। नस्ल भेदी का अर्थ है बच्चों रंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव। इसके बाद जब गांधी जी भारत आए तो गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1916 में चंपारण, जो बिहार में है बच्चों, में बागान व्यवस्था के खिलाफ किया। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। बच्चों मैप में चंपारण देखिए, बिहार में। आपको ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान से देखनी है बच्चों, क्योंकि मैप वर्क में लगभग पूछा जाता है कि गांधी जी के तीनों सत्याग्रह कहाँ कहाँ हुए। तो चंपारण बिहार में बागान व्यवस्था के खिलाफ, याद रखना है, नील की खेती जबरदस्ती करवाई जा रही थी किसानों से, तो गांधी जी ने सत्याग्रह किया। दूसरा है बच्चों गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने और प्लेग महामारी फैलने की वजह से किसानों पर जो कर बढ़े हुए थे उन करों से निजात दिलवाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया, क्योंकि लोग कर चुकाने के हालातों में नहीं थे। देखिए बच्चों यह खेड़ा है गुजरात में, ध्यान रखना है। और तीसरा है गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल मालिकों के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। गुजरात में अहमदाबाद देखिए बच्चों, खेड़ा से थोड़ा ऊपर। तो तीनों जगहें आपको याद रखनी है। मैप पे गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जुड़े हुए स्थानों को दिखाया गया है। बाकी के जो स्थान हैं वो आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे। बच्चों हमने गांधी जी के 3 सत्याग्रह पढ़े। इन्हीं सत्याग्रहों की कामयाबी से उत्साहित होकर गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह चलाने का फैसला किया। रोलेट एक्ट क्या था? देखिए बच्चों यह एक ऐसा कानून था जिसके तहत अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों की राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए बिना मुकदमा चलाए उन्हें 2 साल तक जेल में डाल सकती थी। रोलेट एक्ट याद रखना है। इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल से हुई, याद रखनी है आपको। इस सत्याग्रह से रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद कर दी गई। अंग्रेजी सरकार से भयभीत होकर सत्याग्रहियों का दमन करना शुरू कर दिया, जिसके तहत नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। और इसी दौरान 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, याद रखना है बच्चों। 10 अप्रैल को गुस्साए लोगों ने बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों इत्यादि पर हमले शुरू कर दिए, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और इसकी कमान जनरल डायर को सौंप दी। मार्शल लॉ अर्थात सैन्य कानून, जिसमें न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथ में ले लेती है। मार्शल लॉ याद रखना है कि जब सेना न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेती है। इसी कानून के तहत जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ पर गोलियां चलाई और 400 से अधिक लोग मारे गए। इस घटना के कारण उत्तर भारत में शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर हिंसात्मक प्रदर्शन करने लगे और सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों को निर्ममता से कुचल दिया। हिंसा फैलते देख गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने अपना रोलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। रोलेट सत्याग्रह केवल कस्बों और शहरों तक ही सीमित था। उस समय लगभग 10% लोग ही शहरों या कस्बों में रहते थे। गांधी जी ने अपने आंदोलनों के लिए जन आधार अर्थात लोगों की भागीदारी बढ़ाना चाहते थे और इसके लिए उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता जरूरी है। इसके लिए गांधी जी ने खिलाफत का मुद्दा चुना, जिससे दोनों समुदाय को नजदीक लाया जा सके। खिलाफत मुद्दा क्या था बच्चों? प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की केंद्रीय शक्तियों के साथ युद्ध में शामिल था। देखिए बच्चों
प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन तुर्की केंद्रीय शक्तियों में शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां हार जाती हैं और तुर्की के ऑटोमन सम्राट मोहम्मद फिफ्थ हैं बच्चों, उन पर सख्त संधि थोपी जाती है। ऑटोमन सम्राट इस्लाम धर्म मानने वालों के धार्मिक नेता थे। जब सम्राट के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो पूरे संसार का मुस्लिम समुदाय खलीफा के समर्थन में आ जाता है। भारत में भी गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और इसे असहयोग आंदोलन में मिलाने की कोशिश की। इसी के चलते मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन होता है और मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने खिलाफत के मुद्दे पर सहयोग के लिए गांधी जी से चर्चाएं की और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया गया। प्यारे बच्चों, अब असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन साथ साथ चलेंगे। आगे हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको ये सोचना है कि असहयोग का अर्थ क्या है और गांधी जी ने इस आंदोलन को कैसे लोगों के सामने एक जन आधार के रूप में प्रस्तुत किया होगा, हम आगे पढ़ेंगे। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।